गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती क्या है पहले तो ये सुनो। जैसे अगर आपको कोई केमिकल लैब में बनाना है प्रैक्टिकली, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर, है ना। जैसे आप लैब में गए और आपको प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे केमिस्ट्री के क्लास 11th में और 12th में। इस साल नहीं तो अगले साल करना ही है आपको प्रैक्टिकल। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल भी ये कोरोना चलेगा। तो जनरली क्या है कि अगर आपको केमिकल बनाना है तो केमिकल बनाने के लिए आपको कॉन्सेंट्रेशंस बताएंगे टीचर। आपको बोलेंगे टीचर भैया आप 10 मास बाय मास परसेंटेज का सॉल्यूशन बनाइए, आप 2 मोल्स पर लीटर का सॉल्यूशन बनाइए। तो वो आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, तो आपको सॉल्यूशन बनाना आना चाहिए। सही है, क्योंकि 9th 10th में तो केमिकल का सॉल्यूशन बनाने के लिए बोलते नहीं है, बट 11th 12th में आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए मिलेगा प्रैक्टिकल लैब में। इसीलिए इस चैप्टर में एक टॉपिक दिया है, लास्ट है चैप्टर का, आज का टॉपिक फिनिश। एंड कल और परसों हो सकता है हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, ढंग से। अभी पैक नहीं करेंगे चैप्टर को, आज के लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे आराम से, ढंग से, है ना। तो देखिए, अगर आपको कोई केमिकल बनाना है लैब में और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो उसकी कुछ टर्म्स होती हैं। तो मतलब ये है, किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को शो करने वाली जो टर्म्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसमें से आप ऑलरेडी 2 टर्म्स क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ये मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लास 11th में आएगा आपका मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और ये है नॉर्मलिटी क्लास 12th का। मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको, जब सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म चली रही है एक और पढ़ लेंगे, क्या चला जाएगा हमारा, है ना। तो ये आपके सिलेबस में 11th में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास के अकॉर्डिंग है ना, और ये 12th का है। तो कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, मतलब अगर आपको किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन शो करनी है तो कौन कौन से मेथड है शो करने के, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। सही है, तो देखते हैं 1 by 1 आराम से। सही है, आज हम करेंगे फॉर्मूला डिस्कस। देखिए, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 के कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। सही है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इसमें, हार्डली 1 मिनट। देखिए, फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। सिंपल है, मास ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। पढ़ा हुआ है आपने 9th में ना। क्या करोगे, किसी भी सब्सटेंस का मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। न्यूमेरिकल देखिए, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। बताइए मास बाय मास परसेंटेज क्या है। तो मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, 100, 110 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या बन जाएगा, 10 अपॉन 110 मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला में लगा दिया हमने। सेम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, जैसे 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 90 ml वाटर। आपने क्या करा, 10 ml इथेनॉल लिया, उसको 90 ml वाटर में ऐड करा। बताइए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इथेनॉल का वॉल्यूम क्या है, 10, टोटल वॉल्यूम क्या है, 10 प्लस 90 100, सॉल्यूशन है मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, सॉल्यूशन का मतलब तो पता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सही है, आने के चांस 0, एग्जाम में चांस इसका 0 नहीं आएगा। देखिए, ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपके 11th स्टैंडर्ड की। नेक्स्ट टर्म है आपकी मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन नंबर टर्म 3rd। अब पहले समझो इसको ध्यान से। सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है कंटेनर में, और सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, केमिकल ए एंड केमिकल बी से। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन आपका 2 लिक्विड से ही बना हो सकता है ए सॉलिड हो, ये लिक्विड हो सकता है दोनों केमिकल सॉलिड हो। तो सॉल्यूशन अलग टाइप के होते हैं, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन, गैस गैस का सॉल्यूशन, सॉलिड एंड सॉलिड का सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड का सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे ऐसा कब पढ़ा था हमने, क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 देख लेना, आपके लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए उसमें नहीं जाते हैं, हम सिंपल बात करते हैं। आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, आपके पास सॉल्यूशन है, एंड सॉल्यूशन कैरी लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। अब ध्यान से देखिए,
सपोज लिक्विड ए के जो मोल है वो क्या है आपके Na, मतलब लिक्विड ए के कितने मोल प्रेजेंट है Na मोल, मतलब क्या है लिक्विड ए जो लिया है उसके मोल कितने हैं Na मोल, सही। सिमिलरली लिक्विड बी के मोल कितने बेटा Nb, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं है। देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इक्वल, मतलब लिक्विड ए जो है उसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे Na अपॉन, मैं पूरा लिखता हूँ आराम से देखिए, मोल ऑफ लिक्विड ए अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। यहीं से बनी है इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है मोल फ्रैक्शन की? सिंपल डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोल फ्रैक्शन। मतलब किसी सब्सटेंस के मोल में अगर आप सॉल्यूशन के टोटल मोल का डिवीजन लगा दोगे तो आपको क्या मिलेगी, उस केमिकल की मोल फ्रैक्शन आपको ऑब्टेन होगी। तो एक्स से क्या हो जाएगा, देखिए एक्स से इक्वल लिक्विड ए के मोल Na और टोटल मोल क्या हो जाएंगे आपके Na प्लस Nb। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आपको अगर लिक्विड बी के मोल भी बताने तो क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। ये इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए दोनों को, सही है। तो ऐड करोगे तो क्या होगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। सॉल्व करोगे तो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1 कट जाएगा ना, ये ऊपर नीचे Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb कट हो जाएगा। वैल्यू क्या है इसकी 1। ये छोटा सा डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। अब मुझे डेरिवेशन भी सिखाना है आपको सिखानी कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। मतलब आप कोई सा भी सॉल्यूशन लीजिए, आपने दुनिया का कोई सा भी सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स की मोल फ्रैक्शन का सम इज ऑलवेज 1। करके देख लेना, 3 तरह के सॉल्यूशन बनाओगे तब भी बनी आएगा निकल के। मतलब ये क्वेश्चन है IIT-JEE का कि सॉल्यूशंस के लिए मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, आंसर है 1। मिनिमम क्या हो सकती है 0। तो इस पर न्यूमेरिकल आता है। कैसे आएंगे न्यूमेरिकल वो कल कराऊंगा न्यूमेरिकल से ना। तो बेटा ये टर्म है आपकी मोल फ्रैक्शन, बहुत सिंपल है। मोल निकालना आता है आपको। मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। जैसे आपको पूछा लिक्विड ए की मोल फ्रैक्शन बताइए, तो लिक्विड ए के मोल प्लस लिक्विड बी के मोल। अब आपसे पूछा लिक्विड बी का भी बताइए, तो इतना रामायण करने की जरूरत नहीं है बी के लिए। सिंपल क्या लगाना है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल 1। तो एक्स बी इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। सही है। तो ये है आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नंबर 3। देखिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म नंबर 4 है आपकी मोलैरिटी। और मैं बोलूं पूरे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है आपके 6 या 7 जो मैंने लिखे हैं, अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टर्म है जो आपके प्रैक्टिकल में 12th में 11th में इवन कई जगह काम आएगी, वो काम आएगी मोलैरिटी। हम जितने भी केमिकल्स बनाते हैं लैब में, चाहे 11th हो 12th हो या सीनियर क्लास हो, हम मोलैरिटी के टर्म में ही केमिकल्स बनाते हैं। कभी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन यूज नहीं करते हैं। मतलब सिंपल बात बोलूं, प्रैक्टिकली अगर आपको केमिकल लैब में बनाना है तो किस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में केमिकल बनाओगे, आप बनाओगे मोलैरिटी के टर्म। ये है सबसे इंपॉर्टेंट। कैसे बनाओगे वो सिखाऊंगा कल। देखिए सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मतलब अगर हम किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में किसी सब्सटेंस के जो मोल मिला देंगे उसको हम बोलेंगे उसकी मोलैरिटी। जैसे मैंने बोला आपको एक एग्जांपल देखो, यहाँ अगर आपके पास वाटर का 1 लीटर है बेटा,
1 लीटर वाटर है ना, और आपने मिलाया 5 मोल NaCl। ध्यान सुनना बेटा, 1 लीटर वाटर है और आपने मिलाया 5 मोल NaCl। मोल को तो मास में चेंज कर ही लेंगे, आता है हमें मास में चेंज करना। तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, 5 मोल अपॉन लीटर, ये इसकी मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन। सही है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो 1 लीटर सॉल्यूशन है वाटर है उसमें कितने मोल केमिकल के प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमा दे, आपने 5 मोल मिलाया 2 लीटर वाटर में, अब क्या मोलैरिटी हो जाएगी, तो मोल अपॉन वॉल्यूम, ये 2 तो कट करोगे तो क्या हो जाएगी मोलैरिटी, 2.5 मोल अपॉन लीटर। सही है। ये तो रही बहुत सिंपल सी बात, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे करेंगे वो बात यहां से समझो। तो सबसे पहले डेफिनेशन, किसी भी केमिकल के मोल स्पेशली सॉल्यूट के ही होते हैं, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। यूनिट क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपका बोर्ड का प्रैक्टिकल होगा वाइवा में सबसे पहले यही डेफिनेशन पूछते हैं। तो देखिए मोलैरिटी इक्वल क्या लिख दोगे आप, नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये डेफिनेशन। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो आप क्या लिख दोगे, थोड़ा खोलेंगे इसको, मोलैरिटी इक्वल, चलो यहां कर देते हैं, फॉर्मूला खुला हमने, मोलैरिटी इक्वल क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास। ये मोल का मतलब, मोल क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो इनका मास अपॉन मोलर मास। दूसरी चीज, जब भी हम लैब में केमिकल बनाते हैं, हम केमिकल बनाते हैं ml में, लीटर में नहीं बनाते हैं। अगर आप H2SO4 बनाओगे डाइल्यूट, तो आप टीचर बोलेगा 10 ml बनाओ, 20 ml बनाओ, 100 ml बनाओ, कभी ये नहीं बोलेगा 1 लीटर H2SO4 बनाइए। क्या करोगे 1 लीटर का। तो जब भी हम केमिकल बनाते हैं हम बनाते हैं ml में। तो अगर आप लीटर को ml में चेंज करोगे तो क्या करोगे, यहां लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और ऊपर लगाना है मल्टीप्लाई बाय 1000। तो क्वेश्चन ये है कि न्यूमेरिकल जब आएगा तो फॉर्मूला कौन सा यूज करें, आपको फॉर्मूला करना है ये यूज। रिफ्रेशर देखोगे, रिफ्रेशर में बहुत घपला है। अगर आपको मोलैरिटी निकालने के लिए बोलेगा रिफ्रेशर में, तो पहले रिफ्रेशर मोल निकालेगी, वॉल्यूम को लीटर में चेंज करेगी, फिर डिवीजन लगाएगी, लेंथी काम है। अगर ये फॉर्मूला लगाया खटाखट सॉल्व हो जाएगा इमीडिएटली सिंगल लाइन में। तो फॉर्मूला क्या है मोलैरिटी का, मास ऑफ केमिकल अपॉन मोलर मास ऑफ केमिकल इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 क्यों लगाया, क्योंकि हमने लीटर को किसमें चेंज करा है, ml में। तो पूरी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से। सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका बेटा मोलैरिटी का, ये ध्यान रखना, भूलना मत, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखिए 5th नंबर की कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी मोलैरिटी। देखना MOLALITY, ये भी काम आएगी 12th में आपकी जगह। सिंपल डेफिनेशन, केवल चेंज क्या है, वहां हमने लिखा था सॉल्यूशन और यहां लिखा है सॉल्वेंट। तो देखिए सुन लो पहले, अगर सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में, सॉल्वेंट जानते हो ना, अगर मैंने वाटर और NaCl का सॉल्यूशन बनाया तो NaCl क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सही है। तो मतलब ये, अगर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में किसी केमिकल के, सॉल्यूट का ही होगा वो, सही है, जितने मोल प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। मतलब ये है, आपने सॉल्वेंट लिया, उसके 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। तो डेफिनेशन सुनिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, केमिकल है, एक्चुअली किसके लिए वर्ड यूज करा है, सब्सटेंस, ये यूज हुआ है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यूनिट क्या होती है, सिंपल यूनिट है, मोल अपॉन किलोग्राम। सही है। फॉर्मूला क्या बनाओगे, स्मॉल m इक्वल मोल्स अपॉन, क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वो कब, मोल किसके लिए, सॉल्यूट के, है ना। तो लिखो उदाहरण दिक्कत हो,
फॉर्मूला क्या कोई, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। पर अगर आपने मास को ग्राम में लिया तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम और टोटल मल्टीप्लाई बाय 1000। ये फॉर्मूला है आपका मोलैलिटी का। क्लियर? बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है, आपके पास मोलैलिटी है और आपके पास मोलैलिटी है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप 12 का बोर्ड प्रैक्टिकल फेस करोगे तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं तो कई बार पूछता हूं, कई पूछते हैं बोर्ड में, आपको किसी केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन है आपके पास, या तो आप मोलैरिटी का यूज करो या आप यूज करो मोलैलिटी का। कौन सी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? ये बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, सुन लो। इन दोनों में से अच्छी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सी जो एक्यूरेट है? एक्यूरेट टर्म होती है मोलैलिटी, स्मॉल m। ये रॉन्ग हो सकती है, ये रॉन्ग हो सकती है मोलैलिटी। क्यों हो सकती है? मोलैलिटी जो टर्म है टोटल मास पर डिपेंड करती है, मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। जबकि मोलैलिटी में क्या आता है, यहाँ आता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अगर टेम्परेचर आप कम ज्यादा करोगे तो टेम्परेचर कम ज्यादा करने से, प्रेशर कम ज्यादा करने से केमिकल का वॉल्यूम भी चेंज होता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो केमिकल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, एनहांस हो जाएगा। टेम्परेचर कम करा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है, टेम्परेचर अप एंड डाउन करने पर आपके केमिकल का वॉल्यूम चेंज हो सकता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन चेंज, द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। इसलिए अलग अलग टेम्परेचर की कंडीशन में जो मोलैरिटी है वो हमेशा रॉन्ग आंसर देती है। लेकिन मोलैरिटी क्या है, टोटल मास पर डिपेंड करती है, एंड मास कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। मास क्या है, कांस्टेंट होता है। मास न कभी अप हो सकता न डाउन हो सकता। इसीलिए अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए कॉन्सेंट्रेशन का तो वो हमें यूज करना चाहिए मोलैलिटी, लेकिन हम यूज करते हैं मोलैरिटी आज भी। देखिए देखिए आज की लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी, और ये चैप्टर कंप्लीट यहाँ आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, इवन 12th क्लास में नहीं है, ये IIT JEE में आती है। सबसे ज्यादा पूछते हैं IIT JEE में, इसलिए मैं उसी के लिए समझा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, सारे पढ़ लिए तो एक क्यों छोड़े। तो देख लीजिए, नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है N, और यहाँ हम बोलते हैं ना मोल। मोलैरिटी में हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोल की तरह ही एक स्पेशल टर्म होती है ग्राम इक्विवेलेंट। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जिसको नहीं पढ़ना है टॉपिक वो मत पढ़ना, जिसको ऐसा कर लगता है कि कुछ अलग करना है तो कर सकता है इस चीज को। तो देखिए डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, जैसे मोल होता है वैसे ही ग्राम इक्विवेलेंट होता है। मोल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, वो भी नंबर ऑफ पार्टिकल, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का नंबर ऑफ पार्टिकल है। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब बोलोगे सर इक्विवेलेंट मास क्या चीज है, बताऊंगा भी निकाल के अलग से करूंगा, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये ध्यान रखना। हमने लिखा नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ केमिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इसको हटा के यहाँ ये लिखूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के प्लेस पर, तो क्या बन जाएगा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सॉरी ये यहाँ मास आएगा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास ऑफ केमिकल अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम। अगर ml में लिया हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ी मोलैरिटी और आपने पढ़ी नॉर्मेलिटी, क्या डिफरेंस है। वहां भी मास था, ओके, इसकी बात करते हैं मोलैरिटी की, है ना। वहां भी मास था, ओके, 1000 था, ओके, वॉल्यूम इन ml था, सही। केवल ये चीज अलग है,
मोलैरिटी में क्या आता है? मोलर मास। नॉर्मलिटी में क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास। सही है, बाकी सब कुछ सेम है। 11th में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है आपकी न्यूमेरिकल। देखिए देखिए बेटा, बात थी इक्विवेलेंट मास की। इक्विवेलेंट मास होता क्या है? इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन। सही है, और एक्चुअल में होता है एन फैक्टर। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। क्वेश्चन आता है एन फैक्टर है क्या? देखो, जैसे आपने लिया H2SO4 एसिड, तो किस फॉर्म में टूटेगा ये? 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2 में। आपने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे ब्रेक होगा? Ca+2 एंड 2OH माइनस। आपने लिया AlCl3, कैसे ब्रेक होगा? Al+3 एंड 3Cl माइनस। एल्यूमिनियम रिलीज करेगा 3 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा? Al+3। सही। कोई भी एसिड जितने H प्लस निकालता है उसको बोलते हैं उसकी N की वैल्यू। जैसे H2SO4 ने 2H प्लस निकाले तो N फैक्टर कितना हो गया? 2। चलो H2SO4 ने 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करे तो उसका N फैक्टर क्या है? 2 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने 2OH माइनस आयन रिलीज करे तो N फैक्टर क्या हुआ? 2। ये तो बात हुई एसिड बेस की, लेकिन अगर कोई केमिकल है तो ब्रेक होगा किसमें? Al+3 एंड 3Cl माइनस में। +3 का मतलब एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, Cl माइनस का मतलब क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं वो उसका N फैक्टर है। चाहो तो क्लोरीन से कर लो, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 3 क्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो N फैक्टर क्या है? 3 है। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए तो इसका N फैक्टर क्या है? 3 है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपका एसिड जितने H प्लस आयन देगा, आपका बेस जितने H प्लस आयन देगा, आपका एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा, उसको बोलते हैं N फैक्टर। जैसा एग्जांपल देखो आप, मैंने बोला H2SO4 है आपका, है? इसके लिए निकालना है हमको इक्विवेलेंट मास। तो क्या कर दोगे? इक्विवेलेंट मास के लिए सबसे पहले मोलर मास अपॉन N फैक्टर। तो H2SO4 का मोलर मास कितना होता है बताइए? 2 × 1 + 32 + 4 × 16 लिख कर देगा वहाँ बोर्ड में 98। तो क्या हो जाएगा? 98। H2SO4 ने कितने H प्लस निकाले? 2, तो डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास 42। सही है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करते हैं, ध्यान रहेगा। ओके, तो ये जो टॉपिक है मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपका कंप्लीट कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाए, है ना। और कल और परसों 2 दिन में और लूंगा, ये हो सकता है कल में ही हो जाए। हम करेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और NCERT के क्वेश्चंस। इस चैप्टर में टाइम इसलिए भी लिया मैंने क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। अब इसके बाद एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट बचता है आपकी बुक 1 में, वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर ये 4 चैप्टर्स पर आपने कमांड कर ली तो समझो आपकी बुक 1 की कमांड कंप्लीट हो गई। दूसरी चीज, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मैंने देखा है कि मैक्सिमम आर गेटिंग फुल ऑन फुल मार्क्स। मतलब पिछले बार भी जो टेस्ट दिया 3 या 4 बच्चों ने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मतलब ये है कि आपको समझ में आ रहा है। और अब तो ऐसे ही अगस्त के हम एंड में आ गए, मतलब सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। कुछ बोलने करने के लिए है नहीं मेरे पास कि मैं बोलूँ आपसे बेटा पढ़ लो, अटेंटिव हो जाओ। अब वो वर्ड नहीं है बेटा। अब ये है कि आपको थोड़ा देखना है अपने बारे में कि अगले साल हमें क्या करना है, क्योंकि हार्डली 5 महीने बाद आपके बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड की क्लासेस लगना चालू हो जाएंगी आपकी Feb-March में। तो तब तो सब कुछ आर पार वाला मामला है। तो टाइम से वीडियो देखिए, टेस्ट दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, टेस्ट पर ध्यान दो, टेस्ट दीजिए, वीडियोस देखिए, नोट्स पढ़िए और 12th के लिए पढ़िए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।